ओके, तो आज हम लोग डेरिवेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैस देखेंगे, विच विल बी बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी के असम्पशंस जो हमने देखे थे। उस पे हम लोग तो असम्पशंस यूज करके हम लोग गैस प्रेशर का डेरिवेशन करने वाले हैं। तो जस्ट so we are going to see derivation of pressure of gas। ओके, तो बहुत सिंपल आइडिया है, एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया। सबसे पहले हम एक क्यूब ले लेंगे विथ साइड L। सो लेट्स टेक अ क्यूब। ओके, तो हमारे पास एक क्यूब है। अब इस क्यूब के साथ हम लोग एक्सिस को एसोसिएट कर देते हैं, तो इट विल बी बेटर सो दैट वी हैव अ गुड आइडिया ऑफ हम लोग कौन से डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहे हैं। तो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, let's say this here is y axis, and let's say this here is a z axis। okay, right। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका साइड लेंथ जो L है और हम लोग इसको नाम दे देते हैं साइड को P, Q, R एंड S फॉर एग्जांपल। सो इसको P डैश, Q डैश, R डैश एंड S डैश बोल देंगे। नाउ द थिंग इज हम लोग इसमें गैस लेंगे जिसके n मॉलिक्यूल्स है। So we have total n number of molecules of gas, number of molecules। हर एक मॉलिक्यूल का मास m है, so mass of each molecule। टोटल मास जो होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर आप मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मास मिल जाएगा। तो जो जो क्वांटिटीज हम लोगों को लगने वाली है आगे जाके मैं वो यहाँ पे से मेंशन कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी नोट्स मैंने दिए हैं, सो आई विल जस्ट डिराइव इट हियर फॉर योर रिवीजन पर्पस, राइट। देन एरिया ऑफ एनी फेस, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब हैज 4 + 2 6 फेसेस और हर एक फेस का एरिया होगा L²। तो एरिया ऑफ ईच फेस, बेसिकली एरिया ऑफ ईच फेस, and then volume will be L cube। So V is equal to L cube will be volume, and then you can also define density। So density is mass upon volume, where capital M is total mass and into M upon L cube, this is density। okay, so as I said कि इसमें total n number of molecules है, और क्योंकि kinetic theory के assumption से हम लोग बोलते हैं कि ये random motion है, so all these molecules are moving in all possible direction with all possible velocity। क्योंकि random motion है तो all these molecules are moving in all possible direction with all possible velocities। तो अगर मैं पहले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो पहला मॉलिक्यूल का वेलोसिटी हम लोग ले लेंगे C1 बार, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरे का C2 बार एंड सो ऑन, nth का Cn बार। सो दीज आर वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल। okay, velocities of molecules, this is important thing। next thing is, अब क्योंकि 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, मतलब जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं वो 3 डायमेंशन में मूव हो रहे हैं। क्योंकि 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो हम लोग वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो लेट्स से u1, मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग u1 आई विल से u's, v's and w's are x, y and z components, x, y and z components of velocities। okay, इसका मतलब ये होता है that is u1 will be x component of c1। पहले पार्टिकल का जो वेलोसिटी c1 बार था उसका x कंपोनेंट u1। v1 मतलब y कंपोनेंट ऑफ c1 and w1 that is z component of c1। similarly u2 is x component of c2
and V2 is y component of C2 and so on so forth, right? So that is the idea basically here. Okay, इतना पता आपको होना चाहिए. Also हमको क्या पता है कि जब if you remember, right, हम लोगों ने 11th में वेक्टर सीखा है. अगर हमारे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल a वेक्टर है और उसको हमने लिखा था ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, या फिर आप इसको लिख सकते हो ax बार प्लस ay बार प्लस az बार, वट एवर इट इज द वे यू डिनोट इट, द वे यू वांट टू डिनोट इट. इंपॉर्टेंट ये है कि इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर. तो सिमिलरली C1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, C1 का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा C1 स्क्वायर, सॉरी C1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा x कंपोनेंट मतलब U1 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट V1 स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट विच इज W1 स्क्वायर. और मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लेता हूँ तो मैं स्क्वायर रूट नहीं लिखूंगा बेसिकली. सो राइट, इट इज एज सिंपल एज दैट. तो सिमिलरली C2 स्क्वायर आपको मिलेगा, सिमिलरली C2 स्क्वायर आपको मिलेगा U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर, एंड सिमिलरली nth कंपोनेंट आपको मिलेगा UN स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर, राइट. तो दिस इज द आइडिया. हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ हर एक वेलोसिटी को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया, हर एक वेलोसिटी का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिख लिया. अब हम ऐसा करेंगे, मान लेंगे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन हम लोग पहले सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच का इंटरैक्शन, कोलिजन सब इग्नोर करने वाले हैं. तो वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दैट्स ट्रू, बट हम लोग एक एक मॉलिक्यूल के लिए सॉल्व करेंगे, विच विल मीन, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग मॉलिक्यूल्स का कोलिजन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इंटरैक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ओके, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट अस से फर्स्ट मॉलिक्यूल. नाउ फर्स्ट मॉलिक्यूल is moving towards wall PQRS, right, with 3 components of velocity, क्योंकि 3 dimensional motion है, तो U1, V1 और W1. अब हम लोग सिर्फ x कंपोनेंट की बात करेंगे, मतलब हम लोग सिर्फ U1 की बात करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट. हम लोग y और z कंपोनेंट्स की बात बाद में करेंगे. तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि x कंपोनेंट के लिए डिराइव कर लेंगे और फिर जनरलाइज कर लेंगे, क्योंकि जो x कंपोनेंट के लिए हो रहा है वही y के लिए होगा और वही z के लिए होगा, राइट. तो अब we are considering a molecule of mass m with velocity c1 moving towards wall PQRS, जो डायग्राम में बताया था मैंने. It is moving with x component u1, right? तो initial momentum क्या होगा? So initial momentum in that case will be, let me put it here, initial momentum, let us say p initial will be mu1, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा था, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट x कंपोनेंट, राइट. उसके बाद इफ यू वांट, सो दिस इज बेसिकली इनिशियल मोमेंटम. ओके, अब उसके बाद जब ये मॉलिक्यूल कोलाइड होके वापस जाएगा तो इसका सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी माइनस u1. जब आ रहा था तो प्लस u1, अभी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस u1. रिमेंबर वन थिंग, हमने जब काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशन लिखे थे, हमने क्लियरली स्पेसिफाई किया था कि जब भी एक मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलाइड होगा, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब देयर इज नो चेंज इन स्पीड, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ओनली. तो फाइनल मोमेंटम आप लिखोगे ऑफ द मॉलिक्यूल 1 माइनस mu1, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ओनली, दैट्स इट. सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p will be final value minus initial value, so that will be minus mu1 minus mu1 minus mu1, so that is going to be minus 2 times of mu1. okay, तो ये आपका आ गया चेंज इन मोमेंटम. अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूँ, I mean negative sign is just telling you that reverse direction is reversed now. So if I just write in terms of magnitude, so it is 2 mu1, right. This is one thing. दूसरा हमको ये देखना है कि दो कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा दो कोलिजन्स के बीच में. तो अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि पहला कोलिजन यहाँ पे हुआ, फिर ये पार्टिकल
वापस से इस वॉल पे जाएगा और वापस से यहाँ पे आएगा। मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2 कोलिजन्स विद द सेम वॉल PQRS। सेम वॉल के साथ 2 कोलिजन की बात चल रही है यहाँ पे। नहीं तो आप बोलोगे पहला PQRS पे हुआ, दूसरा P', Q', R', S' पे हुआ। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कोलिजन विद द सेम वॉल। तो यहाँ से कोलाइड होके गया, फिर वापस P', Q' पे कोलाइड हुआ और फिर वापस आया, राइट। तो L और L दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन विद PQRS वॉल। L जाना और L आना, तो 2L। तो डिस्टेंस कवर्ड, जिसको फ्री पाथ भी बोलते हो बेसिकली, कवर्ड between 2 successive collisions with wall PQRS is 2L, राइट। और टाइम कितना लगा फिर? सो टाइम T between 2 successive collisions with PQRS, with wall PQRS is, you already know, time is distance upon velocity, distance upon speed, और डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस 2L और स्पीड U1 था, राइट। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब जब भी एक मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलाइड होगा, इट विल एक्सर्ट फोर्स, क्योंकि हमको प्रेशर की बात करनी थी। रिमेंबर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो फोर्स exerted by molecule on PQRS due to x component of velocity, क्योंकि हम लोग अभी तक y z component की बात ही नहीं कर रहे हैं, due to x component of velocity, that is F1, or by definition, by Newton's law, that is rate of change of momentum, force is delta P by delta T। तो delta P by T, delta P आपने निकाल के रखा है 2mu1, T आपने निकाल के रखा है 2L by u1। तो ये कैंसल, तो mu1 स्क्वायर by L, ये हो गया आपका force exerted by first molecule colliding with PQRS, and we have considered only x component। Similarly second molecule भी होगा वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंड मॉलिक्यूल क्या करेगा? F2 फोर्स एक्सर्ट करेगा mu2 स्क्वायर बाय L। यहाँ पे भी हम सिर्फ x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वेलोसिटी के। Fn क्या होगा? mun स्क्वायर बाय L। nth मॉलिक्यूल ओनली x कंपोनेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? क्योंकि सब मॉलिक्यूल कोलाइड होने वाले हैं ना उस बॉल के साथ, तो रिजल्टेंट फोर्स, हम लोग x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो Fx will be F1 plus F2 and we will go on adding all this, सबको ऐड करते जाएंगे। तो आपको मिलेगा mu1 square by L plus mu2 square by L and so on, mun square by L। तो बेसिकली m by L आप कॉमन निकाल सकते हो, u1 square plus u2 square and un square, n स्क्वायर, राइट। ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब प्रेशर भी होगा, बिकॉज फोर्स तो प्रेशर होगा। तो x कंपोनेंट ऑफ प्रेशर विल बी x कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द वॉल। क्यूब है तो सबका एरिया सेम ही है बेसिकली। तो 1 अपॉन एरिया, एरिया क्या है? L स्क्वायर, और Fx आपने अभी निकाला m by L, u1 plus u2, these terms were squared, and un square, so this will be m by L cube basically, right। तो ये मिल गया आपको x component of pressure, m by L cube and so on so forth, right। Similarly अगर आप y component of pressure निकालोगे, आप y component of force निकालोगे अपॉन एरिया करोगे, वो सब it is quite easy। तो वो आएगा m by L cube। सिर्फ यहाँ पे आप लिखोगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड vn स्क्वायर। सिमिलरली आप जब z कंपोनेंट की बात करोगे वेलोसिटी के, क्योंकि हम लोगों ने 3 डायमेंशनल मोशन को
तीन वन डायमेंशन मोशन में स्प्लिट किया है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। सो ये आएगा m/l³ w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर एंड wn स्क्वायर। राइट, क्लियर। अब टोटल प्रेशर फाइंड करने से पहले हमको ये देखना है, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, रैंडम मोशन सिमेट्रिक होता है, बिकॉज हमको पता नहीं कि एक प्रिफर्ड डायरेक्शन में कुछ अलग हो रहा है क्या। जब आप रैंडम मोशन की बात करते हो दैट मीन्स कि तीनों डायरेक्शंस में जो भी होगा सेम फिजिक्स होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस द मोशन इज रैंडम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz इज इक्वल टू p। तो टोटल प्रेशर आप निकालोगे तो आप बोलोगे px प्लस py प्लस pz, तो ये आ जाएगा p प्लस p प्लस 3p। तो प्रेशर p विल बी इक्वल टू px प्लस py प्लस pz बाई 3। तो अब आपको सिर्फ px py pz को ऐड करना है और 1/3 करना है। तो 1/3 m/l³। देखो जब मैं ऐड करूँगा px py pz को m/l³ सब में है, कॉमन निकाल लिया, क्या बचा अंदर, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अप टू un स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर अप टू wn का स्क्वायर। राइट, ओके। तो ये मिल गया आपको टोटल प्रेशर। राइट, तो अब हमको सिंप्लीफाई करना है। सो इफ यू रिमेंबर नाउ, मैंने ऐसा लिखा है, इंटेंशनली लिखा है ऐसा। इफ यू रिमेंबर u1 v1 w1 स्क्वायर वाज c1 स्क्वायर, u2 प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर वाज c2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आपको मिलेगा p इज इक्वल टू 1/3 m/l³, where l³ was volume, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर वाज c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर एंड cn का स्क्वायर। राइट, दिस इज व्हाट यू शुड नो। इतना होने के बाद अब हम लोग यूज करेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने CRMS डिफाइन किया था। तो हमने लिखा था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या था, अंडर रूट ऑफ c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर अपॉन n। अब मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ अगर, तो मुझे मिलेगा CRMS स्क्वायर, और ये n को वहाँ शिफ्ट कर दूंगा स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद ऑफ कोर्स। तो ये आपको मिल जाएगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर। तो ये जो है c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर, दैट इज n टाइम्स ऑफ CRMS स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा p के इक्वेशन में। तो p विल बी 1/3 m/l³, as I told you earlier, n into CRMS square। अगर आपको याद होगा n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मतलब टोटल मास अपॉन l³ वॉल्यूम, ये था डेंसिटी। सो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो CRMS square। So this is how we derive equation for pressure of a gas। हमने कंपोनेंट वाइज सॉल्व करके बाद में जनरलाइज किया है। वेरी इजी डेरिवेशन, देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट हियर, बहुत बहुत सिंपल चीज है। राइट, तो अभी इसका यूज करके हम लोग बॉयल्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि हाउ टू डिराइव बॉयल्स लॉ यूजिंग दिस इक्वेशन, प्रेशर इज 1/3 रो CRMS स्क्वायर। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत कुछ इसमें से आप डिराइव कर सकते हो। तो हम देखेंगे व्हाट वी कैन डू विद दिस इक्वेशन। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ डिराइव कर लेंगे। मैंने आपको कल ही बताया बॉयल्स लॉ क्या होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन फिक्स्ड मास ऑफ गैस। ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन हीटिंग, एडिंग गैस टू द सिस्टम। राइट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, P इज इक्वल टू 1/3 रो CRMS स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन V CRMS स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करना है, इसलिए मैंने वैसा लिखा है उसको। राइट, तो
PV is equal to 1/3. Total mass is total number of molecules into mass of each molecule, CRMS square. ओके, तो PV इज इक्वल टू, मैं अभी सिर्फ क्या करता हूँ कि मैं 2 यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन राइट हैंड साइड। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये हाफ m CRMS स्क्वायर जो है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ओके, so this is average kinetic energy of molecule, okay, of gas. So average kinetic energy constant, मतलब ये टर्म constant, इसे मैंने बताया फिक्स्ड मास, इसलिए मैंने बोला फिक्स्ड मास, मतलब हम लोग कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी विल बी फिक्स्ड कांस्टेंट। 2/3 n कांस्टेंट है, मतलब दोनों कांस्टेंट है, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ डिराइव यहाँ से। अगला हमको देखना है रिलेशन बिटवीन CRMS, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे हैं ना, राइट। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो CRMS बढ़ेगा, CRMS बढ़ेगा तो वो बॉयल्स लॉ ऑबे नहीं करेगा बेसिकली। तो हमको देखना है कि CRMS और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। सो रिलेशन बिटवीन CRMS एंड टेम्परेचर, ओके, ये रिलेशन हमको देखना है। अगेन वेरी वेरी इजी थिंग, बहुत इजी है। वापस से हम लोग इसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी है, आई विल बेटर डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम P इज इक्वल टू 1/3 m/v CRMS स्क्वायर, राइट। इतना हमको पता होना चाहिए। अब हमारे पास आ गया PV इज इक्वल टू 1/3 m CRMS स्क्वायर। मुझे CRMS और T को रिलेट करना है, तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूंगा यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT। मैं बोलता हूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मतलब हमने सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस लिया है, PV इज इक्वल टू RT। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है इसमें, क्योंकि जब आप 1 मोल बोलते हो तो आपने बाय डेफिनेशन n क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास, या फिर आप मॉलिक्यूलर वेट बोलते हो उसको, m0। तो फॉर n इक्वल टू 1 आप लिख दोगे m अपॉन m0, तो आपको मिलेगा m इक्वल टू m0 मोलार मास। तो आप ये और ये दोनों मिला के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो PV इज इक्वल टू RT मिल गया, हाफ m को मैं m0 लिखूंगा और CRMS स्क्वायर लिख देंगे। मतलब CRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि m0 मोलार मास इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट। तो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये मिल गया हमको रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स। इजी। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग इस इक्वेशन से, प्रेशर के इक्वेशन से? हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, टोटल गैस निकाल सकते हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल सकते हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, और हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। तो आवर टास्क इज टू फाइंड आउट एक्सप्रेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जीज। लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी टोटल मतलब ऑफ गैस, एक चीज ये देखना है। दूसरा हमको देखना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में जो गैस होगा उसका कितना काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमको देखना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, 1 मोल 1 मोल ऑफ गैस का कितना काइनेटिक एनर्जी। फिर हमको देखना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का कितना काइनेटिक एनर्जी। और लास्टली हमको देखना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब 1 यूनिट मास, फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम का कितना काइनेटिक एनर्जी। तो हमको ये 5 चीजें देखनी है। बहुत इजी है, एक्सट्रीमली सिंपल। P इज इक्वल टू 1/3 mv CRMS स्क्वायर से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो
हम लोग यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल और समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा 3pv, सिर्फ 3v को शिफ्ट किया, mcrms स्क्वायर। फिर मैं सिर्फ हाफ से डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड्स पे। तो ये जो आपको मिला है हाफ CRMS स्क्वायर, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, क्योंकि m इज टोटल मास। तो जब आप टोटल मास की बात कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हो गया, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबका मिला के, तो वो आपके पास आ गया 3pv, 3/2pv। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज 3/2pv सॉल्ट। पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, राइट? मतलब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इजी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। सो दैट विल बी इक्वल टू 3/2pv अपॉन v। टोटल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, कैंसिल कैंसिल, तो 3/2p दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर क्यूब में जितना भी गैस होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब पर मोल, इट्स प्रीटी सिंपल। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना है, 3/2pv। हमको पता है pv इज इक्वल टू nRT है, आइडियल गैस इक्वेशन। और पर मोल मतलब 1 मोल, तो या तो n की वैल्यू 1 डाल दो, या तो फाइनल इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो, द सेम थिंग, राइट? तो आई विल जस्ट प्रेफर द अदर वे अराउंड। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 3/2 nRT। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल will be equal to kinetic energy of gas divided by number of moles, divided by number of moles. So let me just move this somewhere else, I don't know where, I need to put it somewhere. Here we go, right? तो ये आएगा आपका total kinetic energy of gas 3/2 nRT divided by n। तो 3/2 RT ये आपका आ गया, ये आपका आ गया बेसिकली पर मोल। ओके, अब पर मॉलिक्यूल निकालना है अगर, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी इजी है। हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर मोल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए, राइट? तो एक मोल का एनर्जी को मैं, एक मोल के गैस की एनर्जी को मैं अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है पर मॉलिक्यूल का एनर्जी। तो दैट विल बी 3/2 RT by NA, राइट? बट R by NA के भी होता है, हमने देख के रखा है, तो 3/2 kBT। ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अगर आपको पर यूनिट मास चाहिए तो आप क्या करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अगर आपको चाहिए तो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक काइनेटिक एनर्जी पर मोल। सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल को आप बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे, या फिर मास से डिवाइड कर दोगे, टोटल मास से। सो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे, टोटल मास से डिवाइड कर दो, एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड थिंग। सो व्हाट यू हैव पर मोल इज 3/2 RT, अभी देखा हम लोगों ने, अपॉन m। तो 3/2 RT by m, that is kinetic energy per unit mass. This is what you should know. बहुत easy है, it's extremely simple thing, बहुत simple है। So that's it for this lecture. I will come up with next lecture very soon.